गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग क्या पढ़े थे? अध्याय 6 है ना। अध्याय 6 में क्या दिया हुआ था? मुगल साम्राज्य की स्थापना, जिसमें से एक भाग, दो भाग है ना, 2 भाग कंप्लीट हो चुका है। आज हम तीसरा भाग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखो हम लोग कहाँ थे? रानी दुर्गावती और अकबर में। तो देखते हैं अब रानी दुर्गावती और अकबर के बीच कैसे युद्ध हुआ, है ना। गोंडवाना या गाढ़ा कंटंगा विस्तृत और संपन्न राज्य था, है ना, संपन्न राज्य था, और इसकी राजधानी चौरागढ़ थी। कौन थी? चौरागढ़ थी। और मुख्य निवासी गोंड थे। वहाँ के जो लोग रहते थे, जो निवासी थे, वो क्या थे? गोंड जनजाति के थे। सन 1548 में राजा दलपत के देहावसन के बाद, मतलब उनका देहांत होने के बाद, रानी दुर्गावती अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी और अपने मंत्रियों के परामर्श एवं सहायता से सफलतापूर्वक शासन करती रही, है ना। यहाँ पे क्या बोल जा रहा है कि सन 1548 में राजा दलपत राय का देहांत होने के बाद क्या किया? रानी दुर्गावती अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण सिंह की संरक्षिका बनी, मतलब उनके रक्षा करने वाली बनी, और अपने मंत्रियों के साथ क्या किया? परामर्श, सलाह लेने के एवं सहायता से क्या किया? सफलतापूर्वक वहाँ शासन करती रही। अपनी उदारता, दक्षता एवं सुयोग्य प्रशासन से गोंडवाना में उसने राजनीतिक एकता स्थापित कर ली थी, और गोंडवाना की समृद्धि और धन संपन्नता को देखकर साम्राज्य विस्तार की भावना से अकबर आक्रमण करना चाहता था। इसलिए आशफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर आक्रमण किया, और रानी ने कवच और सिर स्त्राण धारण कर हाथी पर सवार होकर मुगल सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण किया। और इस बीच दुर्भाग्य से उसे एक तीर लगा, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसे अपनी पराजय का पता लगा और शत्रु द्वारा पकड़े जाने और अपमानित होने की आशंका से छाती में कटार भोंक कर शहीद हो गई, है ना। वो दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहती थी, इसलिए क्या करती? अपनी छाती में कटार को भोंक ली, और इसलिए उस समय रतनपुर राज्य कहलाता था। यहाँ पर कलचुरी राजवंश का क्या था? प्रशासन प्रभावशील था। इस तरह अकबर की इन नीतियों के कारण उसके पदाधिकारियों में ईरानी व तुरानियों के अलावा अफगान, भारतीय मुसलमान, राजपूत राजा आदि भी क्या थे? शामिल हो गए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे शासन व्यवस्था। तो अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की? उसने अपने विशाल साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा। सूबे का क्षेत्र लगभग आज के प्रदेश जैसा ही था। प्रत्येक सूबा, है ना, मतलब प्रांत, सरकारों, जिलों में बटा हुआ था, और प्रत्येक सरकार बहुत से परगनों, मतलब होता है तहसील, ठीक है। परगना मतलब तहसील, तहसीलों में विभाजित था। कई गांवों के समूहों से एक परगना बनता था, और अकबर ने केंद्र से लेकर परगना तक जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया, और मुगल शासन के अधिकारियों को क्या किया? मनसबदार कहा जाता था। अब यहाँ देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। तो मुगल साम्राज्य में काम करने वाले अधिकारियों व सेनापतियों को मनसबदार कहा जाता था। प्रत्येक मनसबदार को उसकी सेना के अनुसार एक दर्जा दिया जाता था, जिसे मनसब कहते थे। सभी मनसबदारों को बादशाह खुद नियुक्त करता था, और उन पर बादशाह का सीधा नियंत्रण होता था। सभी मनसबदारों को घुड़सवारों की एक फौज तैयार रखनी पड़ती थी, और जब भी बादशाह को उनकी ज़रूरत पड़ती, उन्हें अपनी फौज के साथ जाना पड़ता था। बादशाह उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार कहीं भी नियुक्त कर सकता था, और इसके बदले मनसबदारों को, विशेषकर बड़े मनसबदारों को बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे। वे काफ़ी शान शौकत से जीवन को क्या करते थे? बिताते थे, है ना। अपना जीवन जो है वो बहुत ही शान शौकत में बिताते थे। लेकिन मनसबदारों का वेतन सीधा रुपयों में नहीं मिलता था। उन्हें किसी क्षेत्र से लगान इकट्ठा करके वेतन के बदले रखने को कहा जाता था, और इन क्षेत्रों को जागीर कहते थे। क्या कहते थे? उन क्षेत्रों को जागीर कहते थे। वह मनसबदार उस इलाके का जागीरदार कहा जाता था। मनसबदारों का समय समय में तबादला कर दिया जाता था, ताकि वे स्थानीय लोगों से मिलकर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह न करें। और साथ ही अकबर ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि क्या हुआ? कोई भी अधिकारी जो हो मनमानी न करे, और सभी लोग बादशाह की आज्ञा का क्या करते थे? पालन करें।
ठीक है। अब देखो यहाँ लगान व्यवस्था कैसे, लगान कैसे वसूली करते थे वो लोग, है ना। तो अकबर जब बादशाह बना तो क्या कि किसानों से लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था को क्या कर दिया, काफ़ी कमज़ोर थी उस समय, और छोटे अधिकारी वो जिम्मेदारी किसानों पर मनमानी करते थे और लगान वसूली कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाती थी। इसलिए अकबर ने तय किया कि किसान लगान रुपए में देंगे, ना कि अनाज में। किसान जितनी ज़मीन में खेती करता था उसके हिसाब से उसका लगान तय कर दिया जाता था। आमतौर पर किसानों को अपनी उपज का 1/3 या आधा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था, और किसानों से लगान इकट्ठा करने में स्थानीय जमींदार अधिकारियों की क्या थी, मदद करते थे। किसानों से इकट्ठा किए गए लगान से ही क्या करता था, राज्य का जो है खर्च वो चलता था, है ना। देखना अब इस धार्मिक नीति में क्या है। तो सन 1557 से 1585 के बीच अकबर ने कई धर्म गुरुओं से उनके धर्म के बारे में चर्चा की। उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में मस्जिद के पास एक इबादत खाना मतलब प्रार्थना गृह बनवाया। इसमें उसने इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरुओं के अलावा योगियों, हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई धर्म गुरुओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया, है ना। इन चर्चाओं के फलस्वरूप उसके मन में यह धारणा बनी कि सभी धर्मों में सच्चाई व अच्छाई है और दुनिया में विविधता, अलग अलग संस्कृति व धर्म, है ना, ईश्वर की इच्छा से बने हैं। अतः शासकों को भी इस विविधता को बनाए रखना चाहिए और असहिष्णुता से बचना चाहिए। उन्हें सबके प्रति शांति की नीति अपनानी चाहिए, और इस नीति को बनाने में अकबर के सहयोगी अबुल फजल का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी ने क्या किया था, अकबर के राज्यकाल का विस्तार पूर्वक इतिहास अकबरनामा जो है वो लिखा था, है ना। इस नीति के अनुकूल अकबर ने क्या किया था, हिंदुओं पर लागू जो जजिया करते हैं ना, जजिया व तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया, हटा दिया और मंदिर बनाने की अनुमति दी। हिंदू व जैन मंदिरों में मठों को दान दिया। उसने रामायण, उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। और अकबर ने अपने निजी जीवन में भी कई धर्मों की बातों का समावेश किया। वह रोज सूरज की पूजा करता था, मांस, मदिरा आदि का उपयोग कम करने लगा था और दिवाली, नवरोज जैसे त्यौहार मनाता था। उसकी इस नीति से मुगल साम्राज्य को क्या हुआ, मुगल साम्राज्य को सभी लोगों का क्या मिला, वहाँ पे समर्थन मिला, और अकबर ने करीब 50 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना।